नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। दो टूक की शुरुआत करते हैं। वक्फ संशोधन कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के मामले में सरकार और मुस्लिम समुदाय के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है। हालांकि कोर्ट ने कानून पर पूरी तरह से रोक लगाने से भी इनकार कर दिया। कोर्ट का कहना है कि पूरे कानून पर रोक लगाने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति पर रोक नहीं है। जहां तक संभव हो पदेन सदस्य मुस्लिम ही हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हिंदू मुस्लिम संगठनों के साथ राजनीतिक दलों ने भी स्वागत किया है और फैसले को गरीबों और वंचितों के हक में बताया। उधर समाजवादी पार्टी ने फैसले का स्वागत किया, लेकिन सरकार को निशाने पर लिया। सवाल है कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है तो इस पर भी राजनीति क्यों? दो टूक में करेंगे चर्चा। पहले सुनते हैं बयान। अखिल भारत हिंदू महासभा इसका स्वागत करते हैं। जिस प्रकार से गरीब, परेशान, दबे हुए, कुचले हुए मुसलमानों के हक में ये फैसला है, ये एक बहुत ही बेहतरीन कदम है। जिस प्रकार से गैर मुस्लिमों को 3 से 4 सदस्य रखने की बात आई है, ये भी स्वागत योग्य है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इस्तकबाल करता हूं और हमें उम्मीद भी यही थी कि सुप्रीम कोर्ट गरीब, कमजोर, लाचार मुसलमानों का ख्याल रखते हुए अच्छा और बेहतरीन फैसला देगी। अब इस पर जो जमीनों पर कब्जे कर रखे हैं वो जमीनें मुक्त होंगी और उस पर यतीम खाने, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मस्जिद और मदरसे बनाए जाएंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत हम लोग करते हैं, सभी लोग करते हैं, और जो चीज़ सरकार चाह रही है वही तो सुप्रीम कोर्ट कह भी रहा है। भाई, कल तक सिर्फ एक धर्म के लोग उसमें कमेटी में रहा करते थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि 3 और गैर मुस्लिम भी होना चाहिए, तो वो अच्छी पहल है। देखिए, सरकार का मकसद ये था कि जितनी भी वक्फ की ज़मीनें हैं उसको कब्जा करके उसको बेचा जाए। तो ये जो सरकार का मूव था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आज फैसला दिया है, ये एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे तमाचा है। हमारा ये मानना है कि धर्म के विषय में, किसी ऐसे मामले के विषय में जो किसी का आंतरिक मामला हो, अब ये सिख समाज अपने गुरुद्वारे में क्या करेगा, मैनेजमेंट में कौन होगा, कौन नहीं होगा, राम मंदिर के ट्रस्ट में कौन होगा, कौन नहीं होगा, ये फैसला तो समाज को करना है ना। ऐसे में बड़े सवाल। वक्फ कानून पर सुप्रीम आदेश, अब खत्म होगा क्लेश। कुछ संशोधन, कानून बरकरार, किसकी जीत किसकी हार? हिंदू मुस्लिम पक्ष ने किया स्वागत, क्या थम जाएगी सियासत? वक्फ प्रॉपर्टी से हटेंगे अवैध कब्जे, गरीबों वंचितों का होगा विकास। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा करेंगे। अपर्णा दीक्षित जी, प्रवक्ता बीजेपी, धर्मेंद्र सिंह जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अमितोष पारिक जी, प्रवक्ता वीएचपी, मोहम्मद उस्मान जी, मुस्लिम स्कॉलर। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। मोहम्मद उस्मान जी, अब सही है ना जिस तरीके से अब इसकी वैधता को लेकर चैलेंज किया गया, सब कुछ साफ, अब ठीक है, अब तो कोई विवाद नहीं ना? मोहम्मद उस्मान जी, आवाज आ रही है आपको? धर्मेंद्र सिंह जी, आवाज आ रही है आपको? जी नमस्कार। अब तो कोई विवाद नहीं ना? नहीं, हाँ नमस्कार आपको, आपके दर्शकों को, हमारे पैनलिस्ट साथियों को। देखिए राहुल जी, समाजवादी पार्टी हमेशा से मानती रही कि वक्फ संपत्तियां जो है मुसलमान समाज की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर है और उस पर कुठाराघात करना ये लोकतंत्र में किसी भी सरकार के लिए उचित नहीं है। सरकार को केवल ये चाहिए कि उसका पारदर्शी प्रबंधन कैसे हो, उसका डेवलपमेंट कैसे हो, न कि उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप करना, उस पर कब्जा करना, एक वर्ग को चिढ़ाना, ये किसी चुनी हुई सरकार के लिए गैर लोकतांत्रिक है। हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देंगे, उनके फैसले का स्वागत करेंगे। ठीक है, अस्थायी फैसला अभी होना है, अस्थायी रूप से सही, लेकिन हमारे कंसर्न, हमको आपको याद होगा हम आपके साथ जब बैठे थे जी, तो 2-3 प्रमुख बिंदु उठाते थे जिसपे विशेष रूप से चर्चा होती थी। उसमें सबसे प्रमुख था वक्फ बाय यूजर, एक था कलेक्टर को असीमित जो पावर दिया गया था, दूसरा था तीसरा उसमें जो एक तरह से जो बोर्ड में गैर मुस्लिम की एंट्री की बात थी, और 5 ईयर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम
कि ये हम लोग बहुत कंसर्न करते थे, उठाते थे कि किस तरह से आप डिसाइड करोगे 5 ईयर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम कौन है, कौन मुस्लिम कौन नॉन मुस्लिम। कल को आप कहिए कि धर्मेंद्र सिंह सनातनी नहीं है, हिंदू नहीं है, जैसा कि आज बोलते हैं 5 साल का सर्टिफिकेट आप हमसे मांग ले रही, कहां से दिखाएंगे। ये अव्यवहारिक था और कम से कम संविधान के राज में एक तुगलकी फरमान था। हम इसके लिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इन चीजों पे रोक लगाई, इसको असंवैधानिक माना, और सबसे प्रमुख चीज तमाम विपक्षी दल, राजनीतिक दल जो भी थे देश के, तमाम इससे जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स और जो देश के संविधान में भरोसा करने वाले लोग हैं, उनकी चिंताओं को सुप्रीम कोर्ट ने सुना, समझा और उस पर फैसला दिया। हम उसका धन्यवाद करते हैं और उम्मीद है कि जब अस्थायी फैसला आएगा तो और बेहतर न्याय मिलेगा। जी राहुल अपर्णा जी, जी कुछ चीजों पर देखिए, वो तो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को पहले से ही वो था, उन्हीं बिंदु को उठाते थे, अस्थायी रूप से अभी तो स्टे है, हालांकि आगे क्या होगा ये सब देखना चाहते हैं। लेकिन हाँ, आप लोग कह रहे हैं कि आप लोगों की तरफ से तो बेहतर हुआ है, उनकी तरफ से भी बेहतर हुआ है। जब सब कुछ बेहतर हो गया तो अब हमें नहीं लग रहा है कि विवाद होना चाहिए। देखिए, विवाद की स्थिति नहीं है, विवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये तो सब जानते हैं कि जिस प्रकार से बिल आया है, जिस प्रकार से बिल पास हुआ है, इतने 6 महीने तक तो लगातार जेपीसी में रहा है, पूरा डिस्कशन हुआ है, अन्य बिंदुओं पर डिस्कस हुआ है। आदरणीय जगदम्बिका पाल जी ने हर किसी को अलग अलग भी सुना है। ये व्यक्तिगत जो देखा जा रहा है कि इसको व्यक्तिगत करके कर दिया गया कानून को, ये व्यक्तिगत नहीं है, ये जनता के हित में रखकर सरकार ने फैसला लिया है। और सरकार का सबसे पहला दायित्व बनता है कि हमारे मुस्लिम भाई बहन जो भी हैं उनके पक्ष में फैसला हो, और जिनके साथ अन्याय हुआ है, जिनकी प्रॉपर्टीज को छीनकर वक्फ कर दिया गया था, ऐसे गैर कानूनी तरीके पर रोक लगाने का काम सरकार ने किया था। तो मुझे लगता है किसी भी तरीके से ये गलत नहीं है। और आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से उनका जो निर्णय है उसे स्वीकार किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने जब निर्णय लिया है तो दोनों पक्षों को देखकर ही लिया है, तो इसको कहीं नहीं माना जाएगा कि ये निर्णय कहीं ना कहीं अगर स्थिति है तो खराब की है। देखिए, अगर देखा जाए तो इसमें कई एक ऐसे कानून है, कई जैसे सारे सेक्शन है, जैसे 3R हो गया, 3RI हो गया, 3C1(2) हो गया, इन सब को तो लगातार वैसा ही रखा गया है। कुछ जो उनको समझ में आया कि उनको घुमा कर, जिस तरीके से डायरेक्ट जो था उसको घुमा के कर दिया गया ताकि पारदर्शी व्यवस्था बनी रहे, और इसे पारदर्शी रखने के लिए सरकार ने भी पूरा प्रयास किया था। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने भी वैसा ही किया है। तो इस पर विवादास्पद स्थिति नहीं है, क्योंकि सरकार ने जितने भी गरीब तबके के मुस्लिम थे जिनको जबरदस्ती करके जमीन हथिया ली गई थी और जबरदस्ती उसे वक्फ बना दिया गया था, और इतनी प्रॉपर्टी है देश में, तीसरे नंबर की जो प्रॉपर्टी बना ली गई है, किसी ना किसी तरीके से अवैध तरीके से तो बनाई गई थी। इतनी जल्दी प्रॉपर्टी आखिर इतनी बड़ी कैसे हो गई? तो इस पर किसी ना किसी का तो अंकुश होना चाहिए। तो सरकार ने कानून का रूप दिया है उसको, और आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका मान रखा, सम्मान रखा है कानून का। यही है। मोहम्मद उस्मान जी, आवाज आ रही है? उस्मान जी, सुन पा रहे हैं आप? हेलो, आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है आपको? सुन पा रहे हैं आप? हाँ, आ रही है आवाज। ठीक है, फिर से कनेक्ट करते हैं। पारिक साहब, सवाल आपसे ये, उससे वो तो कहा जा रहा था कि पूरा का पूरा ही जो कानून लाया गया, जो अमेंडमेंट किए गए, उसमें बहुत सारी चीजें सबके सब उनके खिलाफ, लेकिन कुछ ही चीजों पर अस्थायी रोक है, स्टे है अभी। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल। जिस तरह से एक पूरा देश में नैरेटिव बनाया गया था वक्फ के नाम पर कि हमारी प्रॉपर्टियां छीनी जा रही है, ये तुम्हारी प्रॉपर्टियां छीन लेंगे, जो लोगों की रूह कपा रहे थे, जो सदन को घेराव की बात कर रहे थे, जो गली गली कूच कर रहे थे, जो वक्फ की आड़ में मुर्शिदाबाद के वेस्ट बंगाल में दंगे कर रहे थे, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये कहते हुए शर्माए नहीं कि तुगलकी फरमान, लेकिन वही तुगलकी सोच को बढ़ावा दे रहे थे जब ममता बनर्जी की आड़ में मुर्शिदाबाद के दंगे वक्फ को लेते हुए करे जा रहे थे, हिंदू पलायन कर रहे थे, तब इन्होंने कहा था दीदी है, हम दीदी के मामले में कुछ नहीं कहेंगे। अब आता हूं मैं टेक्निकल पॉइंट पे। मैं 100% राहुल आपके माध्यम से कह सकता हूं कि ये जो बैठे हैं इनको पता भी नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशंस क्या दिए, किन डिमांड्स पे दिए। वक्फ की सबसे पहली डिमांड जो पिटीशन लेके गई थी ये MIM, जमात उलेमा हिंद, अन्य सारे ऑर्गेनाइजेशन, पहली डिमांड थी इट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, इसको स्टे करा जाए क्योंकि हमारे रिलीजियस प्रोवोकेटिव में आता है। सुप्रीम कोर्ट में उस पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं माना, उसको स्टे नहीं करा और उसको संवैधानिक माना।
तो मतलब सबसे पहले तो आड़ी इनके ऊपर में हो गई, दिस इज नॉट एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट। दूसरी बात, कहा कि मजहबी कानून के अंदर में आप नॉन मुस्लिम कैसे डाल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में उसने भी कहा कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 4 और स्टेट वक्फ काउंसिल में 3, मतलब उनकी ये डिमांड भी खारिज हो गई। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट ने कहा सो फार एज पॉसिबल कैन बी मुस्लिम, लेकिन हिंदू भी बन सकता है। सीईओ के पास कोई पावर नहीं है प्रॉपर्टी को डिसाइड करने की, ये बहुत पहले कह दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये गए। फिर चौथी बात आई रजिस्ट्रेशन की, आज भी रजिस्ट्रेशन कराने पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया। मतलब आपको प्रॉपर्टी तो रजिस्टर करानी पड़ेगी और वामसी पोर्टल में रजिस्टर करानी पड़ेगी। चौथी बात, अपील का ट्रिब्यूनल और हाईकोर्ट का प्रावधान दिया जो पहले नहीं था। वक्फ डीड को मेंटेन रखा, सच्चर कमेटी के दायरों को मेंटेन रखा गया। मतलब कुल मिलाकर कौन सी ऐसी बात है जिसकी ये खुशी बना रहे हैं। ये तो अभी अंतरिम आदेश है और अभी फाइनल आदेश आना जरूरी है। 1000 पन्नों से ऊपर एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में सरकार द्वारा पेश करा गया। तो ये कुल मिला के पता चलता है कि देश में वक्फ की आड़ में बोहरा अहमदी और हिंदू की प्रॉपर्टी लेने वाले लोग जिस तरह से दुकान खोल के बैठे थे, शटर लगाने का उनका आ गया, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंसी की बात करता है और सरकार और देश ट्रांसपेरेंसी ही चाहते रहा। उस्मान साहब आवाज आ रही है, सुन पा रहे हैं आप? जी आ रही है। कह रहे कौन सी जीत का जश्न मना रहे हैं? पहले जिसे असंवैधानिक बता रहे हैं वो तो संवैधानिक हो गया है। देखिए, जहां तक जश्न का ताल्लुक है, हम इसको जश्न की बात नहीं कहते हैं। हमारा कहना है सरकार का काम है कानून बनाना, लेकिन उस कानून में उसे उस संविधान की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए, हर वर्ग का ख्याल रखना चाहिए। खासकर मुसलमानों से जुड़े मामलों में सरकार ने जितने भी कानून बनाए हैं उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई करने की बात की है, तो मुसलमानों को सुप्रीम कोर्ट तक ही जाना पड़ा है। इस मामले में भी सरकार ने बहुत जल्दबाजी की थी इस कानून को बनाने में, और सरकार लगातार इस कानून की तारीफ कर रही थी। तो उसके लिए मैं इस आज के फैसले को अंधेरे में क्षमा जलाने की तरह है, जिससे न्यायपालिका में यकीन बहाल रखा हुआ है और पक्षपात से ओतप्रोत सत्ता की निरंकुशता के अरमानों पर पानी फेरने का काम इस फैसले ने किया है। मैं उच्चतम न्यायालय से उम्मीद करूंगा कि वो आगे भी जब इसमें अंतिम फैसला करेगा उच्चतम न्यायालय, तो यकीनन उन तमाम संभावनाओं का और उन तमाम भावनाओं का पूरा ख्याल रखा जाएगा। यकीनी तौर पर इसमें शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की रक्षा का काम किया गया है। कलेक्टर को जो असीमित अधिकार इसमें दे दिए गए थे उन पर रोक लगाई गई है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह दुर्लभतम मामला नहीं माना उच्चतम न्यायालय ने, इसलिए पूरे पर रोक नहीं लगाई। लेकिन राज्य सरकारों ने भी कोई नियम नहीं बनाए थे, उस कारण से 5 साल पुराने वाले मुस्लिम होने के प्रावधान पर इसमें रोक लगाने की बात की गई, या विवाद के अंतिम निपटारे तक कोई कब्जे में परिवर्तन नहीं होगा, कोई लिखावट में परिवर्तन नहीं होगा। यह भी एक बड़ी खास बात थी। ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिनमें मुस्लिम पक्ष को राहत मिलने का इसमें काम हुआ है, और यकीनन हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी, चाहे वो संख्या सीमित करने की बात हो बोर्ड में, या सीईओ में नियुक्ति करने की बात हो कि मुस्लिम नुमाइंदा ही उसमें होना चाहिए, तो ये चाहिए के बजाय हम उम्मीद करेंगे कि जब अंतिम फैसला आएगा तो इसमें इसको अनिवार्यता के रूप में नहीं। एक सवाल यहाँ इस चर्चा में उठा उस्मान साहब कि पहले तो इस पूरे ही कानून को लेकर कह रहे थे कि असंवैधानिक है, अब तो कुछ उसके पॉइंट रह गए हैं जिस पर आप कह रहे हैं कि ये बेहतर हुआ है। हालांकि अंतरिम है, ये अंतिम आना तो बाकी। देखिए, ऐसा है, ये उच्चतम न्यायालय का फैसला है और उच्चतम न्यायालय में पूरा मामला विचाराधीन है। उसने एक अंतिम इसमें इस फैसले को जारी किया है। हम लोगों का काम न्याय व्यवस्था में यकीन रखने का है और उसमें विश्वास जागृत रखने का है। हम अपने उस न्यायालय की आलोचना नहीं करना चाहते और उसे उस हिसाब से नहीं करने की बात करना चाहते। हम उसी में फेत रखने की बात करते हैं। ये तो सरकार की बात है कि चाहे वो दिल्ली से जुड़ा मामला था, दिल्ली राज्य से मामला जुड़ा था, राज्यपाल के अधिकारों का मामला था, उसमें जब उनको सीमित किया था तो सरकार ने उसका विरोध किया, या राज्यपालों का दूसरी जगह भी अगर बाकी तमाम राज्य सरकारों के खिलाफ जो राज्यपाल काम कर रहे थे उससे जुड़े मामले थे तो उसको भी राष्ट्रपति से वोट पाने का काम किया, या जो है सरकार ने नहीं, वो अलग चीज हो गई उस्मान साहब। देखिए, वो अलग चीजें हो गई, वो अलग चीजें हो गई। कानून बनाना संसद का काम है, न्यायालय पर कभी सवाल नहीं उठाएंगे। नहीं, कानून बनाना संसद का काम है। कुछ अगर आगे पीछे होता है तो आप चले जाइए, आपके लिए दरवाजा खुला है, उसके लिए न्यायपालिका है।
लेकिन हर चीज पर सवाल उठाना। पारिक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी राहुल, मैं एक पॉइंट मिसप्लेस कर गया था उसके अंदर में। सबसे पहली बात तो यह है कि इन लोगों ने कहा कि प्रॉपर्टी की बात तो ठीक है, लेकिन वक्फ के अंदर में बाय पर्सन प्रोफेसिंग इस्लाम 5 इयर्स का प्रावधान कानून के अंदर में 2025 के संशोधन में आया। एक वापस से फॉल्स नैरेटिव बनाया गया, उसको सस्पेंड कर दिया, ऐसा कोई सस्पेंशन नहीं है। कोर्ट ने कहा मीनवाइल जब तक आप रूल नहीं लेके आते हैं, टिल द डिटर्मिनेशन ऑफ द रूल्स, उसको होल्ड करा गया। मतलब हर कानून के साथ उसका रूल आता है। दूसरी बात रजिस्ट्रेशन की, तो आप वामसी पोर्टल पे देखेंगे 58,898 प्रॉपर्टीज इंक्रोच पाई गई थी, और जिसमें डीड 87.72 लाख प्रॉपर्टीज वक्फ बाय यूजर 4.02, और डीड किसकी की है 1083 की, मतलब 1083 की डीड है। और सेक्शन 3 कहता है डीड होनी जरूरी तभी वक्फ कहलाएगा। तो मतलब कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रेशन की बात मानी। 5 इयर्स प्रैक्टिसिंग इस्लाम के लिए रूल्स के लिए कहा, जो हर कानून के साथ आते हैं। अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसको नहीं ठहराया है। नॉन मुस्लिम की प्रेजेंस ट्रिब्यूनल्स में रहेगी, अपील का प्रावधान कर दिया है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कैन बी ए नॉन मुस्लिम, सो फार एज पॉसिबल मुस्लिम हो सकता है, नहीं हुआ तो भी चलेगा। तो कुल मिला के कानून जितना पारदर्शी सरकार लाना चाहती थी वक्त मैनेजमेंट के ऊपर में, उतना ही पारदर्शिता सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको कर दिया। तो किस चीज का प्रोपेगेंडा और किस चीज का उल्लास है, ये समझने की आवश्यकता है। ये हमें भी नहीं पता। धर्मेंद्र सिंह हो सकता है समझा दे। धर्मेंद्र सिंह जी। देखिए राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग कितना जो है चीजों को भ्रमित और घुमाते हैं। संसद में पास किया और बड़ी बहस हुई बड़े पैमाने पर। आप संसद में जो चिंताएं तमाम सांसदों ने विपक्ष के व्यक्त की थी, तमाम जो स्टेक होल्डर जिन कह रहे थे, कमेटी में जो राय ली गई थी, उनमें जिन बिंदुओं पे आपत्ति थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? देखिए, इसको दो तरह समझने के। एक तो ये जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट था, ये गैर जरूरी था, और दूसरी संविधान की आत्मा के विरुद्ध था। और समाजवादी पार्टी हमेशा से मानती रही और कहती रही कि भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक मूल्यों को दबाने का काम करती थी, और वही काम इन्होंने इसमें किया। 2-3 चीजें मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? वैसे कानून जो नागरिक अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता से टकराने वाले प्रावधान है, उनको लागू नहीं किया जा सकता। क्या भारत सरकार पर सीधा हमला है कि नहीं है? जिस संसद से आप पास करा के ले आ रहे थे, जब सारे सांसद इसकी चिंता कर रहे थे कि आप ये 5 ईयर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, आप सीईओ को गैर मुस्लिम बनाने की बात करते हैं। तो तमाम लोगों ने उस समय ये भी कहा राम मंदिर में, और तमाम ट्रस्टों का भी नाम लिया, क्या उसमें मुस्लिम की एंट्री आप देंगे? तो आप तो चिल्लाने लग रहे थे, आप तो कुछ सुनना नहीं चाहते थे। और दूसरा चीज, वक्फ बाय यूजर, कहां सुप्रीम कोर्ट ने इनकी बात मानी? वक्फ बाय यूजर माने जिन्होंने यूज करते हुए दे दिया, वक्फ बाय यूजर हमारे बाप दादा पुरखों ने किया, उसकी कोई डीड नहीं है। उसको सुप्रीम कोर्ट ने मना किया कि आप उसकी तरफ पीछे की तरफ जाकर के आप नहीं चेक वो कर सकते हैं, उस पर डीड पे। ये लोग पढ़ते नहीं है। लेकिन अगर सरकारी है तो, अगर कोई सरकारी है जहां कब्जा हो रखा है, उसके लिए है क्या कुछ बोला है? देखिए राहुल जी, क्या है ऑफिसर इन्होंने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा shall stand the provision subsection 2 of section 3C of the Amendment Waqf Act, which reads thus: provided that such property shall not be treated as work property till the designed officer submit his report. The provisions of 3 and 4 section 3 of Amendment Waqf Act, in the designed officer determine property to be government property shall make necessary correction revenue records. Revenue records में आप ठीक करना पड़ेगा। रिकॉर्ड ऑफ दिस स्टेट गवर्नमेंट 125/4 स्टेट गवर्नमेंट 3 लोगों से ज्यादा की एंट्री 3C 83 ऑफ अमेंडमेंट वक्फ एक्ट ट्रिब्यूनल सब्जेक्ट टू फर्दर ऑर्डर, ये कहा उन्होंने। दूसरी बात, ये अभी जो 4-5 चिंताएं मैंने पहले कहा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ये था वक्फ बाय यूजर नंबर 1, 5 ईयर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नंबर 2, तीसरा उसमें जो असीमित अधिकार था गैर मुस्लिम्स को आप एंट्री दे रहे थे, चौथा सीईओ बनाने की बात। इन सारी चीजों पे तो सुप्रीम कोर्ट ने कमोबेश अपना रुख साफ किया है, लेकिन हमें उम्मीद है जब फाइनल फैसला आएगा तो जरूर इस पर आएगा मैं समझ गया आवश्यकता थी या नहीं, केवल एक बार को चिढ़ाने के लिए या उस प्रॉपर्टी पर गलत निगाह रखने के लिए आपने किया। अब ये कहना वामसी पोर्टल पे अगर सारी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हो गई थी, आपने कहा 98%, 95 एंड अबव % आ चुकी है, तो फिर इस नए कानून की, नए चीजों की जरूरत क्या थी? यही तो हम लोग पहले से, मैं उसे भी समझता हूं। अपर्णा जी कह रहे हैं कि जरूरत क्या? नहीं, वो उस पर नहीं जाते हैं। 95 में जो संशोधन हुआ वो जरूरी था, अगर समाजवादी पार्टी के हिसाब से देखें या उस्मान जी के हिसाब से। 2013 में जो संशोधन हुआ वो जरूरी था, ये वाला गैर जरूरी जो सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। देखिए, इस पूरे संशोधन से समस्या है किसको? आखिर उन लोगों को है जिन लोगों ने वक्फ की संपत्ति का कहीं ना कहीं दुरुपयोग किया है, जिन लोगों ने होटल बना रखे हैं,
जिन लोगों ने अपनी दुकानें बना रखी हैं, रेंट दे नहीं रहे हैं सरकार को, जितना रेवेन्यू होना चाहिए पूरी जमीन का, उस रेवेन्यू को दिया नहीं जा रहा है सरकार को, टैक्सेस के नाम पर जीरो है। आप बताओ किस अधिकार से ये संशोधन पर रोक लगाई जाती? सुप्रीम कोर्ट ने जब इतना बोल दिया है, उसके बाद भी इन लोगों का कहना है कि हम जब हमारी सरकार आएगी तो इस बिल को हम दोबारा से संशोधित करेंगे। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट को भी आज मजबूरी में मानने का प्रयास कर रहे हैं। अब कल इनको सरकार आएगी तो फिर से ये संशोधन करेंगे। इनका कहना ये है हर जगह नहीं, उनका वाला तो जायज रहेगा क्योंकि 95 में हुआ, 2013 में हुआ, तो उनके लिए जायज है, वो करेंगे। वो तो इसमें क्या है? करेंगे तो मैं बता दूं, आप लोग जो करते हैं वो गैर जरूरी है। आने वाले समय में आप लोग जो करते हैं वो गैर जरूरी है। आपकी सरकार जो करती है वो गैर जरूरी। कोई भी गरीब मुस्लिम उनको लगने से नहीं होता है। हमें हमारे मुस्लिम भाई बहन है जिनके साथ गलत हुआ है उनसे मतलब है। इनके पारदर्शी जो भी कानूनों पारदर्शी होना चाहिए, हमें इससे मतलब है। देखिए कोई भी गरीब मुस्लिम जिसकी प्रॉपर्टी को वक्फ जबरदस्ती करा लिया गया, जिसको बातों में देके करा लिया गया है, जिसको उसका अधिकार नहीं मिला है, ऐसे लोगों को, कई ऐसे हिंदू भाई बहन है जिनकी जो चले गए नौकरी करने के लिए, बाहर चले गए, विदेश चले गए, उसको नोटिस दे दिया, उर्दू में चिपका दिया, उसको समझ में ही नहीं आया, उसकी प्रॉपर्टी को जबरदस्ती, इस तरीके से जो हुआ है वो गलत हुआ है। इसको हम कहीं ना कहीं सेट करेंगे, कहीं ना कहीं उसका एक रेशियो निकालेंगे, कहीं ना कहीं उसकी रजिस्ट्री होनी चाहिए। इन सब पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता थी। सरकार क्यों भी गरीब मुस्लिम इस वक्फ कानून संशोधन से परेशान नहीं है। परेशानी सिर्फ उनको है जो मठाधीश हैं, जो बैठे हुए मठाधीश हैं, जिनको समस्या हो रही है। इनको समस्या है डीएम की कार्रवाई से, इनको समस्या है अन्य चीजों से। अब सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही आदेशित कर दिया है कि 20 में से 4 रहेंगे गैर मुस्लिम और स्टेट में 11 में से 3 रहेंगे गैर मुस्लिम। अब इनको कोई समस्या नहीं होगी। नहीं है, नहीं है, पूछ लेते उस्मान साहब। अब तो नहीं है ना। संवैधानिक बता रहे थे, अभी आप गैर संवैधानिक बता रहे थे, अब आप सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो आप अरे यार एक मिनट धर्मेंद्र जी, उस्मान जी से उस्मान जी से पूछ लेते हैं ना। देखिए बहुत सारी चीजें, जिन लोगों ने हथियार रखी, देखिए इससे पहले कहा जा रहा था कि ये असंवैधानिक है, लेकिन उस्मान जी आप तो देखिए ऐसा है, जहां तक कानून बनाई से संशोधन का ताल्लुक है, तो जब हम सरकार के कानून की अगर हम समीक्षा करेंगे तो ये ऐतिहासिकता के विरुद्ध है, कानून के विरुद्ध है और संवैधानिक परंपराओं से भी अलग बनाया गया है। और इसमें गैर न्यायिक प्रक्रिया के तहत वक्फ संपत्तियों पर कब्जा लेने का रास्ता खोला गया है। और ये वक्फ संपत्तियों की प्रकृति और उसके संविधान प्रदत्त जो उसका प्रबंधन का सिद्धांत है उससे खिलवाड़ करता है। लेकिन अब रास्ता हम लोगों के पास बचा क्या था सिवाय इसके कि हम सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अपील करते और वहां पर इसकी सुनवाई करते। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी चीजें इसमें साफ कर दी हैं और हमारे रुख से यकीनन कहीं ना कहीं उसने इत्तेफाक रखा है और जितना संभव हो सका है प्राइमरी तौर पर हम लोगों को उसमें संशोधन के जरिए आपने आज के इस आदेश के जरिए हमें लाभ प्रदान करने की कोशिश की है। यह अलग बात है कि फैसला कुछ ना कुछ बैलेंस से मिले और यकीनन जब अंतिम फैसला आएगा तो उसमें और भी रुख साफ हो जाएगा। और इस मजबूरी के तहत क्योंकि सरकार ने कानून बनाया है, संसद ने पास किया है, हम लोग कानून के प्राविधानों का उनका पालन करते हैं, हमें पालन करना पड़ेगा। नहीं तो कोई जबरदस्ती थोड़ी है। नहीं, कानून तो जबरदस्ती भी मानना पड़ता है। तो कानून में इच्छा नहीं होती है, कानून को तो मानना पड़ता है। तो समझे क्या इसको जो आप समझाना चाह रहे हैं उस्मान साहब? नहीं, मैं बात समझाने की नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं कि कानून जबरदस्ती मानना पड़ता है। देखिए इस देश में रहेंगे तो कानून को मानना पड़ेगा। पढ़ना जी बात तो करने दीजिए उस्मान जी से, उस पर बात कर रहा हूं। उस्मान जी से तो बात करने दीजिए भाई। मैं जो बात कर रहा हूं, सरकार ने कानून किस नियत से बनाया था, यकीनन उसकी नियत जल्दबाजी की थी। और नहीं, वो तो कह रहे हैं कि गरीब वंचितों को उनका हक मिले, गरीब वंचितों का उनका हक मिले, वक्फ की जमीन का मजा कुछ लोग ना ले पाए, वो जिसलिए वक्फ की जाती है जमीन। ऐसा नहीं है। जहां तक वक्फ की जमीनों का ताल्लुक है, देखिए वक्फ का ज्यादा बड़ा हिस्सा है कब्रिस्तानों में, ज्यादा बड़ा हिस्सा है मस्जिदों में। तो इन दोनों जगह या मदरसे में, तो इन दोनों तीनों जगह कोई इस किस्म की रोक नहीं है कि कौन गरीब इसमें दाखिल नहीं होगा, किसकी कब्र नहीं बनेगी, कौन नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाएगा। ये एक परसेप्शन तैयार किया गया है। ये तो इस सरकार का काम है, लगातार इसे कुछ काम करना है तो पहले से तैयारी करती है, परसेप्शन पूरे उसमें। फारिक साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। सिर्फ मुस्लिमों को धर्मेंद्र जी आते हैं, धर्मेंद्र जी आते हैं, एक मिनट, उसका अधिकार मिलेगा। अपर्णा जी एक मिनट, अब ये बात आगे बढ़ रही है। फारिक साहब जी धन्यवाद राहुल। देखिए क्या दिक्कत हो रही है,
अभी इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसको मान लेते, फिर कहा हम आदेश को तो मानना ही पड़ता है। मतलब ये इसको न्याय नहीं मान रहे, ये इसको जबरदस्ती मान रहे। जैसे इन्होंने तलाक उल बिद्दत में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी नहीं माना था, जिस तरह से इन्होंने बाबरी के आदेश को भी नहीं माना था, जिस तरह ने सीए के आदेश को नहीं माना था, जिस तरह से किसी भी आदेश को नहीं मानते और उसको हर तरीके से मजहबी ले आते। चलिए ये कह रहे हैं कि सरकार की मंशा जो है समाजवादी पार्टी, और ये कहे जा रहे लगातार कि चिढ़ाने की है, हमारे मजहबी मामले में अंतर्गत करने की है। तो मैं आपको कुछ एक फहरिस्त गिनाता हूं राहुल, उन कंट्रीज की जो कि इस्लामिक राज्य के अंदर में, राष्ट्र के अंदर में आती है, और वहां वक्फ कैसे मेंटेन होता है। सऊदी अरेबिया के अंदर में वक्फ को मेंटेन करने का कानून बना हुआ है। सिंगापुर के अंदर में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम एक्ट है, जिसमें 1966 में सेक्शन 2 वक्फ की एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉपर्टी सरकार को देता है। टर्की के अंदर में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है जो रिस्पांसिबिलिटी उठाती है वक्फ की प्रॉपर्टी मेंटेन करने के लिए। इजिप्ट में वक्फ मिनिस्ट्री अंडर कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट है। 1800 लेबनान के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एंडोनमेंट है। मतलब कुल मिला के हर इस्लामिक राष्ट्र में जहां वक्फ की बात आ रही, वहां तो पार्लियामेंट के अंतर्गत में, सरकार के अंतर्गत में मैनेजमेंट है, पर वहां इनको जल्दीबाजी नहीं दिखती, वहां मजहबी आदेश नहीं दिखते, वहां मजहब के अंदर में इंटीग्रेशन नहीं दिखता। मैं तो देखिए पारिक साहब, मैं धर्मेंद्र जी से कहूंगा, समाजवादी है ना, जैसे मैं मान लेता हूं हिंदुओं के टेंपल है, वो तो सरकार की देखरेख में है, ऐसे सब कुछ सरकार की देखरेख में हो, पारदर्शिता रहे। जिस धर्मनिरपेक्ष की बात कर रहे हैं तो सरकार ही सबका देखे, फिर बटे क्यों? देखिए राहुल जी, 2-3 चीज है। नहीं, मेरा आपसे सवाल था। देखिए ये चीज अलग हो गई, मैं तो कह रहा हूं जैसे सरकार देख रही है ना, तो सबका देखे सरकार, खत्म कर दीजिए लड़ाई, सरकार ही सबका देखेगी, सरकार चाहे जिसकी रहे। नहीं, क्या देवस्थानम ट्रस्ट सरकार ही देख रही? तमाम ट्रस्ट है हिंदुओं के, खुद देख रहे हैं। देखिए ट्रस्ट अलग हुआ, जैसी जिसकी ट्रस्ट, देखिए हमारी बात देखिए अब ट्रस्ट आजादी के बाद से जो भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव सेट करती है, मैं 2 चीजें कहूँ। एक तो भारतीय जनता पार्टी के साथी पढ़ के नहीं आई थी, उनको मैं फैसला सुना दूं। वो आउट ऑफ जो 20 बता रहे थे, आउट ऑफ 22 है, उसमें साफ साफ लिखा, इट इज डायरेक्टेड दैट द इन्फोर्सर ऑफ द सेंट्रल वक्फ काउंसिल फैसला रखा हुआ भाई साहब, द अमेंडमेंट वक्फ एक्ट 126 पूरा फैसला पढ़ के आई, इट शैल नॉट कंसिस्ट मोर देन 4, नॉट कंसिस्ट मोर देन। वो ठीक है, उसमें नहीं जाते। धर्मेंद्र सिंह जी, चर्चा में आपने कहा कि जो संशोधन हुआ इस बार वो गैर जरूरी, लेकिन 95 में 2013 में जो हुआ वो जरूरी था। नहीं, मैं देखिए ऐसा है किस समय क्या जरूरी हुआ संसद क्या, ठीक है उस पर मैं बहस करूंगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण देश की सरकार को ये कहते हुए शर्म नहीं आती कि हम पसमानदा की बात, हम खवातीन की बात, बच्चों की बात के लिए वक्त में संशोधन कर रहे हैं। इसका मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार फेल हो चुकी है क्या? उनकी जिम्मेदारी नहीं क्या गरीबों के लिए? चाहे हिंदू का गरीब हो, मुसलमान का गरीब हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, जो गरीब हो उसके वेलफेयर का काम, उसके हेल्थ का काम, उसकी एजुकेशन का काम, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किसका है? ये सरकार कहेगी कि फलक ट्रस्ट आएगी तभी वेलफेयर का काम होगा, तो ऐसी सरकार को तो नैतिक। तो बताइए, आप जिम्मेदारी लेते हैं तो कितने अस्पताल है वक्फ के नाम पर, कितने मदद से चल रहे हैं, बताइए जरा, कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, कितनों ने आईएएस की डिग्री क्वालिफाई की है, कितने छात्रों का भला किया है, इसके बारे में बताइए ना। कितना अस्पताल बनाइए, एक राजनीतिक आप पक्ष लेने बैठे हो तो आपके पास डिटेल होगी कुछ, कहाँ चल रहा है वक्फ का? इतनी प्रॉपर्टी लेकर जो बैठे हैं, कौन से गरीब मुस्लिमों को आपने आराम दे दिया है? कौन से गरीब मुस्लिमों को उस्मान साहब नहीं, राहुल जी, नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने मैंने आपसे बोला कि दे दीजिए ना, सब कुछ सरकार को दे दीजिए, सरकार चलाए। कहां से पैसा आया बताइए? आपके कार्यालय 2-2 5 स्टार एसी हर जिले में बन गए हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक। अब कहां से कहा जा रहा है, कहां से कहा जा रहा है, कहां से कहा जा रहा है? समय दीजिए, इनको जवाब दे दो। अब कहां से जा, अरे नहीं छोड़िए, वो गैर जरूरी है। मोहम्मद उस्मान जी, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है आवाज। ये बताओ, आप आज बात कर रहे हैं, बहुत मजबूरी में क्यों बात कर रहे हैं आप? देखिए ऐसा है, बात वो मजबूरी नहीं है, कुछ बहुत शब्दों का हेरफेर हो जाता है, उसका अर्थ कुछ दूसरे तरह समझने की कोशिश कर दी जाती है। क्या अगर मैं ये कहूं, मैं अगर ऐतराज भी करूं तो क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल जाएगा या सरकार अपना कानून बदल देगी? नहीं तो मेरे इसीलिए कहते हैं ना, कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं एक व्यवस्था बताना चाहता हूं कि हमारे देश में जो व्यवस्था, कार्यपालिका अलग है, न्यायपालिका अलग है, तो उन दोनों के बीच तालमेल रखना पड़ता है और उनसे यह भी देखना पड़ता है कि कहीं जो हमारी जो विधायिका है वो क्या कर रही है,
कार्यपालिका क्या कर रही है, न्यायपालिका क्या कर रही है, उन तीनों का अलग अलग वो भी बरकरार रहे और एक दूसरे की समीक्षा भी होती है। मेरा एक छोटा सा सवाल है आपका। अभी यहाँ पर एक बात रखी गई कि नहीं, सऊदी अरब में इस तरह का है, उस पे मत जाइए उस्मान साहब। हम जिस मुल्क में रहते हैं उस्मान साहब, हमें अपनी परिस्थितियों के हिसाब से देखना है, हमें दूसरे मुल्क का क्या उदाहरण प्रस्तुत करना है, वहां का उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया जाए। ठीक है, टाइम नहीं है, बात लंबी बातचीत होनी थी इस पर, टाइम नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हालांकि स्टे है, अभी ये अंतरिम आदेश आना सुप्रीम कोर्ट का बाकी है, लेकिन कुछ चीजें कही जा रही। कोई कह रहा है कि हमारी जीत उनकी हार, दूसरा पक्ष कह रहा है कि हमारी जीत उनकी हार। तो ऐसे में सियासी राह क्या ये आगे भी सुनाई देगा, दिखाई देगा, या अब ये विवाद थमेगा, इस पर भी ध्यान देना होगा। दो टूक में रहें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।